Well then, hello everybody, welcome back to the channel. And in today's video, we're going to be talking about TVS Supply Chain Solutions Limited IPO. एक डिस्क्लेमर है वीडियो शुरू करने से पहले, आई एम नॉट अ सीवी रजिस्टर्ड पर्सनल, नाइदर एम आई फाइनेंशियल एडवाइजर. So please talk to your financial advisor or think before taking your own decisions of investing or trading. Let's get started. So guys, ये TVS Supply Chains कंपनी क्या है? TVS as the name says, TVS Motors की एक सब्सिडरी होगी, है ना? परफेक्ट, बिल्कुल सही सोचा है. ओके, नीचे चलते हैं. सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अगर आप एक BCom या BBA बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है. ठीक है, नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ. सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिंपल सी बात होती है. ठीक है, ठीक है. ये है क्या चीज़ है? USB टू टाइप सी कन्वर्टर. अब USB पोर्ट बनेगा यहाँ वाला, टाइप सी पोर्ट बनेगा यहाँ वाला, रबर यूज़ होगा, मेटल यूज़ होगा, इसके अलावा सब कुछ केस बनेगा इसका प्रॉपर, जिसके अंदर फिटिंग होगी. फिटिंग के बाद ये एक रैपर में डलेगा, रैपर में डल के बिकेगा आगे. तो ये सब की मशीन्स लगेगी, मशीन एक एरिया में लगेगी. अब उस एरिया के अंदर मशीन्स को किस ऑर्डर में लगाना है, कैसे करना है, कितने लोग कहाँ खड़े होंगे, दिस इज कॉल्ड सप्लाई चेन. तो एक सप्लाई चेन बनती है, राइट. तो सप्लाई चेन को मैनेजमेंट का करने का काम ये कंपनी आपकी जो यहाँ पे आपको IPO निकाल रही करती है. ठीक है, इनका मेन काम, अभी जिस कंपनी का मेन काम है वो दो है, नेटवर्क सोल्यूशंस एंड इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सोल्यूशंस. ये दो ही बहुत अच्छे काम हैं, फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं. तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मैं इस कंपनी में लिस्टिंग गेंस के लिए नहीं, बट एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके इन्वेस्ट कर रहा हूँ. अब मैं लॉन्ग टर्म व्यू लेके इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ और IPO वैल्यूएशन पे क्यों कर रहा हूँ, ये भी अभी आपको आगे वाले इसी वीडियो में समझाऊंगा. ठीक है, अब ये लॉजिस्टिक्स का काम भी करते हैं, फिनिश गुड्स का भी काम करते हैं, आफ्टर मार्केट फुलफिलमेंट का भी काम करते हैं, और सप्लाई चेन कंसल्टिंग भी देते हैं. सिर्फ करते ही नहीं है, कंसल्टिंग भी देते हैं. उसके अलावा इस IPO की डिटेल्स में आपको सबसे पहले समझाऊंगा. 880 करोड़ का IPO, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर इन स्टॉक मार्केट टर्म्स. सो अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, बट लिस्टिंग गेंस के लिए मत सोचना. अभी आगे समझ आ जाएगा कि लिस्टिंग गेंस क्यों नहीं है. ठीक है, 10th अगस्त से लेकर 14th अगस्त तक का IPO है. तो फर्स्ट डे है ये IPO का. आपको पता ही है, मैं हमेशा सेकंड डे पे वीडियो निकालता हूँ, तो सेकंड डे पे ही वीडियो मिलेगी आपको. 11th अगस्त को ये वीडियो रिलीज़ हो जाएगी. एंड फेस वैल्यू पर शेयर इज़ 1 रुपी, जबकि आपको प्राइस जो देनी है दैट इज़ 197 रुपीज़ पर शेयर. ठीक है, कट ऑफ पे अप्लाई करना, वरना नहीं मिलेगा IPO, यू नो दैट वेरी वेल. ठीक है, NSE BSE दोनों पे लिस्ट हो रहा है. अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को सिर्फ 30% स्टेक मिल रहा है, एंकर इन्वेस्टर्स को 45% शेयर मिल रहा है, और HNI कैटेगरी के लोगों को, यानी जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, उनको 15% शेयर मिल रहा है. दैट्स अ वेरी बिग थिंग टू डू. एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को सिर्फ 10% स्टेक मिल रहा है इन द कंपनी. दैट्स ऑल्सो गुड थिंग टू डू. अब प्री इशू शेयर होल्डिंग 46% थी, पोस्ट इशू जो कंपनी के खुद के प्रमोटर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग 41.6% हो जाएगी. दैट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग. ठीक है, अब एंकर के बारे में डिटेल्स है. ये एंकर डिटेल्स आपकी किसी काम की नहीं है, तो लेट्स मूव अहेड. एसेट्स जो है ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं, बट काफ़ी स्लो ग्रोथ है. रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, बट देन अगेन लिटिल स्लो ग्रोथ. देखो, 1000 करोड़ आपको स्लो नहीं लग रहा होगा, बट मैं जानता हूँ कि सप्लाई चेन बिजनेसेस काफ़ी बड़े होते हैं, तो स्केल करना भी उतना ईजी होता है. ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी धीरे धीरे हो रहा है. बट गाइस देखो, अभी पहला साल है ये प्रॉफिटेबल हुए हैं. नेक्स्ट ईयर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी. क्यों? बिकॉज अब इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर लिया. अब उनको कैसे प्रॉफिट बढ़ाना है, इस साल का गोल ये होगा. तो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, जो फिस्कल ईयर 2023-24 का फिस्कल ईयर जो होगा, उस फिस्कल ईयर में आपको मिल जाएगा कि ये प्रॉफिटेबिलिटी 100 करोड़ तक पहुंच चुकी होगी अराउंड. मैं आपको रियलिस्टिक नंबर दूं अगर, तो दिस विल बी अराउंड 80 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द कंपनी. अब उस प्रॉफिट से कंपनी क्या कर सकती है? डिविडेंड बांट सकती है, गिफ्ट्स बांट सकती है, नेटवर्थ बढ़ा सकती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस को इंक्रीज कर सकती है, या बोरोइंग रीपे कर सकती है. बोरोइंग हेल्दी तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि बोरोइंग काफ़ी है इस कंपनी में. इट्स 2000 करोड़ की बोरोइंग है इस 3 साल में 400 करोड़ बोरिंग बढ़ा ली. इट्स अ वेरी बिग नंबर. तो गाइज बोरिंग तो अच्छी खासी कंपनी के पास, बट देन अगेन कीप दैट इन माइंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हैं, एंड देन प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव हो रही है. तो ये हो जाएगा, बट टाइम लगेगा. डेट में डूबी हुई कंपनी है इस टाइम, तो झूठ नहीं बोलूँगा, बट उस डेट से कुछ तो हो रहा होगा जो हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एसेट्स भी इनके पास काफ़ी अच्छे खासे हैं, राइट. 6000 करोड़ के एसेट्स हैं. एंड नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, ये तो आपको अभी आपको ढंग से समझ नहीं आएगी कि नेटवर्थ एसेट्स से क्यों नहीं मैच खा रही है. दिस इज़ अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, रीस्टेटेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. तो ये एक ओवरव्यू देने के लिए होती है, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते हैं. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मार्केट कैप, ROCE, ROE, EPS, RONW. अब ये RONW क्या है, आप लोगों का क्वेश्चन होगा. अब मुझे भी नहीं पता, ऑनेस्टली बताऊँ,
तो RONW मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊँगा यहाँ पे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज द फॉर्मूला दैट एक्सप्रेस द कंपनी एक्सप्रेसेस द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एज अ परसेंटेज। ओके गुड, ये नहीं पता था। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 5.5% है। वेल देन अगेन आई डोंट नो कि इस इंडिकेटर का क्या मतलब है, तो एक बार थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं इस बारे में, थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेट ओके 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 ओके, दिस इज नथिंग बट अ जनरल आइडिया ऑफ नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। ओके समझ गया हूँ मैं। तो 5.5% इज आइडियली लिल लेस, 10% के अराउंड अगर होता तो हम सोचते कि थोड़ा अच्छा IPO है, बट बहुत अच्छा IPO नहीं है इन दैट केस। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, अब ये आपको दिख ही रहा होगा, पढ़ लेना इसको यार, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा। अब इसके बाद नीचे जाते जाएंगे तो ये सब है फर्स्ट डे की सब्सक्रिप्शन। गाइस रिटेल कैटेगरी में तो तुक्का ही है, लक है तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला वाले हिसाब है। HNI कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो भी मुश्किल है। HNI कैटेगरी में 2-2.5 लाख से ऊपर का अप्लाई एप्लीकेशन करोगे तो ही फ़ायदा है। तो 3 लाख मेरे हो, मैं आपको बोलूँगा अप्लाई करने के लिए। अब गाइस 14,000 कुछ रुपीज़ का आपका एज अ रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में लगेगा, और 2 लाख से ऊपर तो आपको पता ही है HNI कैटेगरी में अप्लाई करने का लगेगा। अब ये आया था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे। अब गाइस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, 12 लोग हैं जो अपना शेयर डाइल्यूट कर रहे हैं। टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो है कंपनी डाइल्यूट कर रही है। अब ये मेरे को थोड़ा खटका, क्योंकि टाटा कैपिटल जो है जनरली अपना शेयर नहीं बेचती। अब एंड्रयू जोन्स आप लोगों को पता है नहीं पता, आई डोंट नो, बट देन अगेन ये बार काफ़ी अच्छा यू नो कंपनी जो स्टेक डाइल्यूट नहीं करना चाहती। अब देन अगेन रामलिंगम शंकर, ये भी कंपनी जो स्टेक डाइल्यूट कर रहा है। आई डोंट नो क्या इशू है, बट ये बहुत अच्छे लोग हैं जो अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं। सो कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करना और पड़ेगा आप लोगों को। मैंने रिसर्च कर लिया है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये रियलिटी है, तो मैं भी कहीं गलत हो सकता हूँ, तो रिसर्च करना ज़रूर, ठीक है। अब ये सब रेड इन्वेस्टर्स पढ़ने का मुझे पता चला कि इनकी फ्यूचर ग्रोथ तो अच्छी है, अभी तो नहीं है। देखो लिस्टिंग गेन तो नहीं मिलेगी, हकीकत की बात है। लिस्टिंग गेन कैसे मिलेगा? GMP 30 रुपये चल रहा है, 15% है सिर्फ, क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा? मैं आपको साफ बता रहा हूँ, लिस्टिंग गेन मिलना ही नहीं है। 10 रुपये के लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप जा रहे हो तो 10 रुपये में तो ट्रेड ही मार लो यार। मैं कहता हूँ स्कैल्पिंग ही कर लूँगा। रियलिस्टिकली तो आपको बताऊँ, IPO गेम में मुझे अब एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बन चुका हूँ, तो मेरे लिए तो ये बात हो ही नहीं रही। यहाँ बात हो रही है आप लोगों के लिए। अब बात हो रही है आप लोगों के लिए, तो मैं आपको समझाता हूँ कि दिस इज़ ऑफ नो यूज़। इतने से रिटर्न के लिए आप पैसा डालो तो दिस इज़ ऑफ नो यूज़, राइट। बट हाँ, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं आता गाइस, 15% रिटर्न भी बहुत होता है। FD कुछ नहीं देता। FD करा लो, RD करा लो, कन्या समृद्धि योजना जो भी है सब करा के देख लो, कुछ नहीं मिलेगा इतना। 15% रिटर्न कहीं नहीं मिलता। लेना है तो ले लो, 15% रिटर्न तो बढ़िया होता है, ठीक है। अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं आता तो HNI कैटेगरी में अप्लाई मारो, 15% रिटर्न लो, मस्त सो। ठीक है। अब ये है आप लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं आता। अब आ जाते हैं उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा बहुत आता है। ऐसे 15% रिटर्न कुछ नहीं होता हम लोगों के लिए, हम 30% महीने का निकाल लेते हैं मिनिमम। तो 30% मिनिमम महीने का जब निकल रहा है तो गाइस इसके रिटर्न का हम क्या करेंगे, ठीक है। तो रियलिस्टिकली इस IPO को खुलने के बाद सब्सक्राइब करना भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि तब थोड़ा डिप भी मिलेगा। आपको पता ही है बड़े बड़े प्लेयर्स अपना माल कभी कभार ओपन मार्केट्स में लिक्विडेट कर देते हैं, तो उससे थोड़ी लिक्विडेशन भी मिल जाएगी। एंड देन अगेन थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी आइडिया लग जाएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कब खरीदना है कब बेचना है। बाकी फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो नहीं, मैं गलत बोल गया हूँ, फंडामेंटली कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बेस पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो करो, डेफिनेटली करो। IPO वैल्यूएशन पे करना है तो कर लो। मैं पर्सनली IPO में अप्लाई कर चुका हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं विड्रॉ कर लूँ, बिकॉज मेरे भी अभी स्ट्रैटी चली दिमाग में। तो मैंने आपको वही चीज़ डिस्क्लोज़ की कि यार जब IPO खोल ही जाएगा तब क्यों नहीं ले लेते, है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी क्लियर हो जाएगी, आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा, और सेक्टर बूमिंग तो है ही। तो डेफिनेटली गाइस IPO लेके भी फ़ायदा है, IPO ना लेके अगर आप जैसे मैं स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ वो करने की सोच रहे हो तो दैट ऑल्सो फ़ायदा है। तो बोथ वेज आर गुड, आपको जो मन करे कर लेना, बट डोंट मिस आउट ऑन दिस कंपनी बिकॉज दिस कंपनी इज़ अ रियली गुड कंपनी। Thanks for watching today's video. I'll see you guys in the next one. Peace out.